हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले हम लोग कुछ गैस लॉ पढ़ेंगे, गैस लॉ। तो फर्स्ट जो गैस लॉ हम लोग पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या होता है बेटा? चार्ल्स लॉ क्या होता है, लिखेगा। चार्ल्स लॉ में क्या होता है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये प्रेशर जो कांस्टेंट होता है बेटा, यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा ये पी कांस्टेंट होता है, एन भी कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब भी प्रोपोर्शनल टू टी। चार्ल्स लॉ में क्या होता है बेटा, यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? भी होता है। इसका मतलब इसका जब ग्राफ आपको बोला जाएगा बनाने के लिए भी और टी में, इसका ग्राफ बेटा इस तरीके से होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये होता है, ठीक है। अब यहां से मैं बोलूं दो फेज की मैं बात करूं, फेज वन, फेज वन V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं T, K और T। इसका मतलब V डिवाइडेड बाई K डिवाइडेड बाई T बोल सकते हैं। यदि मैं फेज वन की बात कर रहा हूं, फेज वन की बात कर रहा हूं, तो V1 और T1 ले सकता हूं। और फेज टू की बात करूं तो V2 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा? T2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? K। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। तो देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में दोनों साइड क्या है? के इक्वल है। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। क्या हो जाएगा? V1 डिवाइडेड बाई T2, सॉरी V1 डिवाइडेड बाई T1 और V2 डिवाइडेड बाई T2। लिखिए ये क्या बेटा? चार्ल्स लॉ। नोट डाउन कीजिए। लिखिए ये क्या हो गया? चार्ल्स लॉ हो गया। चार्ल्स लॉ को बेटा याद रखिएगा, कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट यानी कि सी से कैरियर होता है, इसका सी मतलब चार्ल्स लॉ, और कैरियर पॉइंट मतलब प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। इस ग्राफ पे बेटा आप किसी भी जगह पे मेजरमेंट करेंगे तो ये प्रेशर क्या आएगा? आपका कांस्टेंट आएगा। और आपको आइसोथर्मल में बताएं कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। चलिए सेकंड में लिखिएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। देखिए बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट बेटा देखिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी।
तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब आर भी कांस्टेंट होता है, एन भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हो गया पी भी इज इक्वल टू 1। ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब 1 बोल सकते हैं। इसका मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। बॉयल्स लॉ में क्या होता है बेटा, यदि आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। इसका मतलब इसको दो फेज में लिखना चाहें तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फेज 1 P1 V1 इज इक्वल टू K, और फेज 2 P2 V2 इज इक्वल टू K। इसको सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, लेफ्ट साइड राइट साइड K और राइट साइड दोनों में क्या है बेटा, K है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। लिखिए P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। इसको और चाहे तो आप लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई P2 और V2 डिवाइडेड बाई V1। नोट डाउन कीजिए, इसका ग्राफ समझिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है, P और V में जो ग्राफ होगा बेटा, ये ग्राफ का किस टाइप का होगा, इस टाइप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। लिखिए इस प्रेशर, इस ग्राफ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि बेटा आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि आइसोथर्मल। लिखिए समझ में आ रहा है, बताइए। बोलिए यशिका जी, बताइए। यस आ सर। रहा है, यस सर। लिखिए हो गया। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए थर्ड लॉ लिखिए। थर्ड लॉ होता है गे लुकेस लॉ। इसमें क्या होता है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब देखो पीवी इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। बचा क्या बेटा, पी इज इक्वल टू टी बचा, मतलब पी प्रोपोर्शनल टू टी। और पी प्रोपोर्शनल, पी और टी का रिलेशन ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का। इसका मतलब इस ग्राफ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आइसोथर्मल में बताए थे कि वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका मतलब बेटा यहां से हम लोग बोल सकते हैं P डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दो फेज की मैं बात करूं, फेज वन, फेज वन तो P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू K। और फेज टू की मैं बात करूं, P2 डिवाइडेड बाई T2 K। ये सेकंड, ये फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखें राइट साइड आपका K है। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2। ये हो जाएगा, या लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2।
नोट डाउन कीजिए। लिखिए। चलिए, जो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं मोल कांस्टेंट। मोल कांस्टेंट मतलब इसको लिख सकते हैं अवोगाड्रो लॉ। मोल कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट इसका मतलब बेटा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट पहले से रहता है, इसका मतलब बेटा एक फार्मूला बन जाएगा पीवी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो से दो फेज की मैं बात करता हूं, फेज वन, तो ये हो जाएगा बेटा P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू K। सेकंड फेज की मैं बात करूं, P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू K। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप इक्वल कीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल करेंगे तो एक रिलेशन बन जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, एक रिलेशन बन जाएगा। लिखिए। चलिए लिखिए, हो जाएगा तो बताइए, क्वेश्चंस करेंगे अब इस पे। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। एट एनटीपी, at NTP, the volume of a gas is 40 ml. Is 40 ml. If pressure is increased to 800 mm Hg, of Hg at same temperature, what will be the volume of gas
बताइए। बताइए। At NTP, the volume of a gas is 40 ml. If pressure is increased by 800 mm of Hg at same temperature, what will be the volume of gas? आपको वॉल्यूम बताना है। बताइए, आंसर बताइए, वॉल्यूम बताना है। देखो बेटा, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। एट सेम टेम्परेचर की बात बोला है। एट सेम टेम्परेचर की क्या किया है? बात किया गया है। सेम टेम्परेचर बोल दिया गया है, इसका मतलब आपका क्या दिया गया है? बताइए। बॉयल्स लॉ यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है बेटा, तो आपको देखो रिलेशंस लाना सीख जाइए। फार्मूला को रिमेंबर नहीं करना, फार्मूला को बिल्कुल रिमेंबर नहीं करना है आपको। पीवी इक्वल टू क्या होता था? एनआरटी होता था। टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बात समझ में आ गया? आपको बोला एट एनटीपी दी वॉल्यूम ऑफ ए गैस। एनटीपी पे वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 40 ml एट एनटीपी। एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इस कंडीशन पे आपका वॉल्यूम जो दिया हुआ है बेटा, V1 जो दिया हुआ है 40 ml दिया हुआ है। आपको P1 नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनटीपी पे आपका जो प्रेशर होता है, यानी कि P1 जो होता है 760 mmHg होता है, mm ऑफ Hg होता है। बोला जा रहा है कि प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है। प्रेशर को क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। कब तक? 800 mm। इसका मतलब बेटा आपको P2 जो दिया गया है 800 mm ऑफ Hg दिया गया है। बताना है कि V2 क्या होगा। तो देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं? V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। तो देखिए P1 आपका क्या दिया हुआ है? 760। V1 दिया हुआ है बेटा 40, और ये क्या जाएगा? 800। तो देखिए 0 से 0 और 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और 20 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 आ जाएगा। ठीक है, 38 ml। मतलब V2 क्या हो जाएगा बेटा? 38 ml आ जाएगा आंसर। लिखिए, लिखो। कीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो देखो फार्मूला आपको बनाने आना चाहिए, आपको फार्मूला रिमेंबर नहीं करना है। आपको बोल दिया जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप बना लिया कीजिए फार्मूले को। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? यस नो बोलो, बोलो भैया। Yes, sir. जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यस नो बोला कीजिए, मजा आता है ना फिर पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, गिवन मास, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of a gas, of a gas at 17 degree centigrade is measured, is measured
200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब। The volume of the volume of the same mass, the volume of the same mass of a gas, of gas at same pressure, at same pressure, at same pressure and temperature, and temperature 47 degree centigrade will be। बताइए, वॉल्यूम ऑफ ए गैस आपको बताना है, एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, इज मेजर्ड 2 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। द वॉल्यूम ऑफ द सेम मास एज गैस सेम प्रेशर एट टेम्परेचर, मतलब प्रेशर आपका सेम कर दिया गया है, इसका मतलब चार्ल्स लॉ की बात कर रहा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। बताइए, सोल्व कीजिए। सोल्व करो। देखिए, इसमें 40 मिनट ही आज हो पाएगा, ठीक है, जूम पे, तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा। बेसिक फर्स्ट वाले थोड़ा सा अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो देखिए आपका बेटा प्रेशर कांस्टेंट है। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब आपका चार्ल्स लॉ की बात कर रहा है, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू T बेटा, इसका मतलब V1 डिवाइडेड बाय T1 और V2 डिवाइडेड बाय T2। सिंपल। देखो, वॉल्यूम ऑफ ए गैस आपको पता करना है, ऑफ ए गैस एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेजर। 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वॉल्यूम क्या दिया गया है? 200। इसका मतलब बेटा आपका T1 जो दिया हुआ है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 290 केल्विन आ जाएगा। क्लियर? आपका V1 आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द सेम मास गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी 47। अब टेम्परेचर जो इंक्रीज हो गया बेटा कहां तक? T2 इज इक्वल टू 42 डिग्री से, सॉरी 47 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 273 ऐड कीजिएगा तो 80 यानी कि 320 आपका केल्विन आ जाएगा। 320 क्या आ जाएगा? आपका केल्विन आ जाएगा। आपका V2 पता करना है, तो देखो V2 यहां से पता कैसे करेंगे? V2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा? T1। बताओ, V1 आपका क्या दिया हुआ है? 200, T2 क्या आ गया? 320, और ये आपका क्या है? 290। क्या है? 290। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए इसको, तो बताओ कैलकुलेट करके। बताइए कैलकुलेट करके। देखिए, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में ले तो ये 29 है, इसको आप 30 एज्यूम कर लीजिए, तो 30 से करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 20 और 32 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब आ जाएगा 640 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। अप्रोक्सीमेट 213 के आसपास में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे कंप्लीटली। लिखिए,
चलिए अब आगे हेडिंग लिखेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि ये नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए होता है, जो आपस में रिएक्ट नहीं करता है। देखो बेटा, सपोज कीजिए कि ये कंटेनर है और इसमें एक ए डिफरेंट टाइप का गैस है, एक बी गैस है, एक सी गैस है, एक डी गैस है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि एक रूम होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, गैस होता है। अब उस रूम में जो डिफरेंट डिफरेंट गैस होता है वो क्या करते रहता है, वॉल पे क्या करते रहता है, अपना प्रेशर जनरेट करते रहता है। तो इसका प्रेशर डिफरेंट रहा होगा, इसका प्रेशर डिफरेंट रहा होगा, इसका प्रेशर डिफरेंट रहा होगा, इसका प्रेशर डिफरेंट रहा होगा। ये जो सिंगल सिंगल जो प्रेशर लगाता है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो इसको पार्शियल प्रेशर ए, पार्शियल प्रेशर बी, पार्शियल प्रेशर सी और पार्शियल प्रेशर डी। जब टोटल प्रेशर काउंट करने की बात आता है तो टोटल प्रेशर किसी भी सिलेंडर या किसी भी सिस्टम का जब टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो एडिशन ऑल टोटल पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब मैं बोलूं पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। ठीक है, बात यह आता है कि पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, पीटी को मैं बोल रहा हूं टोटल प्रेशर, इनटू मोल फ्रैक्शन। अब बहुत बच्चे को मोल फ्रैक्शन भी नहीं पता होगा, मैं बता देना चाहता हूं मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे को गैस ए का मोल फ्रैक्शन पता करना है, तो इसका कुछ मोल के फॉर्म में यूनिट होगा, मोल यानी कि मोल। सपोज कीजिए कि इसका 2 मोल है, ये 3 मोल है, ये 4 मोल है, ये 5 मोल है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपको ए का पता करना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर आपका ए को पता करना है। तो पार्शियल प्रेशर ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल ऑफ ए, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल बेटा कहने का मतलब ए बी सी सभी का टोटल मोल, टोटल मोल। ये होता है पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का फार्मूला। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। लिखिए, यदि आपको बोल दिया जाता है कि पार्शियल प्रेशर आप बी कैलकुलेट कीजिए, पार्शियल प्रेशर आप बी कैलकुलेट कीजिए, इसी से कैलकुलेट करते थे बी। तो टोटल प्रेशर इनटू मोल को मैं बी एन एन से शो कर रहा हूं, एन बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। ठीक है, यदि पार्शियल प्रेशर सी होता तो टोटल प्रेशर इनटू मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। यदि पार्शियल प्रेशर मेरा डी होता तो टोटल प्रेशर इनटू एन डी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। लिख लीजिए।
लिखिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस लिखो। अ गैस मिक्सचर contain three gas A, B and C with total number of mole 10 and total pressure of 10 atm. The partial pressure of A and B, are 3 atm and 1 atm respectively. If the molecular weight C is 2, then calculate the mass of C in the mixture. क्वेश्चन लंबा है बट सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। आप ट्राई कीजिए एक बार। लिख लीजिए। हो गया। देखिए क्या बेटा, एक कंटेनर है, एक कंटेनर में ए गैस रखा हुआ, बी गैस रखा हुआ, सी गैस रखा हुआ। इसका बोला है कि सभी का सम करके मोल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ए गैस मिक्सचर्स कंटेन 3 गैस ए, बी एंड सी विथ टोटल नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब बेटा Na प्लस Nb प्लस Nc इज इक्वल टू 10 मोल। ये कितना मोल है, 10 मोल। एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10 atm, the partial pressure of A and B, A और B का पार्शियल देखो, PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू 10 atm दे दिया गया है। लेकिन इसमें बता दिया गया कि A और B जो है, A जो है 3 atm है और B है जो 1 atm। तो यहां से PC क्या आ जाएगा, PC इज इक्वल टू आ जाएगा 6 atm। बोलिए बात समझ में आया? PC कितना आ जाएगा आपका, 6 atm आ जाएगा। अब बताओ, टोटल प्रेशर आपको पता है, सॉरी टोटल मोल भी पता है, आपको पार्शियल प्रेशर पता चल गया। अब देखिए आप क्या कीजिए, चलो इसको लिखो आगे या यहां समझिए। आपको पार्शियल प्रेशर C इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कीजिए। मोल फ्रैक्शन किसका, C का। तो देखिए मोल फ्रैक्शन C, NC डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, टोटल मोल
तो आपको पीसी पता है, पीसी आ गया 6 एटीएम, टोटल आ गया 10 एटीएम इंटू एनसी डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी एनसी का मोल कितना आ गया 6 मोल। एनसी का मोल क्या आ गया बेटा 6 मोल। आपका इसका मास पता करना है, तो मोल इज इक्वल टू होता है, लिखो मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन क्या होता है मोलर मास, और मोल कितना पता चल गया 6, मोल क्या पता चल गया 6, और गिवन मास आपको पता करना, मोलर मास आपको 2 दे दिया गया है, देखिए मोलर मास 2 दे दिया गया है, इसका मतलब इसका जो आ जाएगा 12 ग्राम, आंसर क्या जाएगा 12 ग्राम। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हो सकता है एक क्लोज हो जाएगा, तो इस लेक्चर्स को आगे हम लोग कंटिन्यू थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्यादा पढ़ लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज सिलेबस भी कुछ ज्यादा हो गया। इस पे क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी में आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी के एटलीस्ट क्वेश्चंस को कीजिए। जो भी डाउट होगा आप मेरे को नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, उसका जो भी होगा आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, या तो क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है।